हेलो स्टूडेंट, हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज की हेल्प से मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है वो सारा थ्योरी मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। और इन सबका बस टारगेट एक ही है कि आने वाले एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना ही गलत हो और ना ही आपसे मिस हो। देखिए, अभी तक इस सीरीज में मैं 4 लेक्चर ले चुका हूं और आज मेरा 5th लेक्चर है। इन 4 लेक्चर में मैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर के जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं उन सारे स्टैंडर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन रीफ्रेम करके मैं सॉल्यूशन करवा दिया। मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूं वो सारे क्वेश्चन न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन थे। आज ये मेरा 5th लेक्चर है और इस 5th लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का मेरा जितना भी पीवाईक्यू है वो सारा पीवाईक्यू मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। इससे यही होगा कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं उन सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए और साथ साथ जो पीवाईक्यू है ये भी हम लोग कर ले रहे हैं। मतलब हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी फिनिश हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फिर जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है नेशनल इनकम, उसके बाद इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। देखिए, इस सेशन से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो बेनिफिट आपको ये होगा कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो वो सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, क्वेश्चन तो सॉल्व सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है कि क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके कंसेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग ऑलरेडी 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं आपको बताया ना कि 1 से लेके 45 तक वो क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड बुक के जो थ्योरी थे वहां से मैंने फ्रेम किया था। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 65 तक वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं ये कह रहा है। देखिए, मैं बिना ऑप्शन के मैं आपको समझाता हूं कि इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो इंसानों के इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता है। सो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन। इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी को कहते हैं जो जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, एक ऐसा एक्टिविटी जो जीडीपी से रिलेटेड हो, एक ऐसा एक्टिविटी जो नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, एक ऐसा एक्टिविटी जो प्रोफेशनल हो, ना कि लव एंड अफेक्शन के वजह से हो, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो दूसरा डिफिनेशन है, देखिए अलग अलग बुक में ना आपको अलग अलग डिफिनेशंस मिलेंगे। मैं लमसम जितने भी स्टैंडर्ड डिफिनेशन है मैं वो आपको समझा देता हूं। एक दूसरा डिफिनेशन है कि देखिए, हमारे वर्ल्ड में चाहे हमारे इंडिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है। सो इस नेचुरल रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने वाला जो कंसेप्ट हमें सिखाता है वही कहलाता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट द एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में जो हमें बताए उसको ही कहते हैं इकोनॉमिक्स। एक सेकेंड डिफिनेशन हो गया। एक तीसरा डिफिनेशन हमें यह कहता है कि किस तरीके से गुड्स का उत्पादन किया जाए, किस तरीके से लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किस तरीके से वो कंज्यूम करें, इसको ही कहते हैं इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इसको ही कहते हैं इकोनॉमिक्स। इन शॉर्ट फॉर्म, नेचुरल रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो हमें सिखाए उसको ही कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के बारे में एक बात याद रखना होगा आपको कि यह एक डिसमल साइंस है, मतलब एक निराशाजनक विज्ञान है। मतलब ये कि आज जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट अगले 20 साल के बाद भी सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी को कहते हैं निराशाजनक विज्ञान। जो मेडिकल साइंस है वो ये कहता है कि 5 साल पहले यदि आप पैरासीटामोल खा रहे हो बुखार का तो अगले 5 साल के बाद भी ना आप पैरासीटामोल ही खाओगे। ये है मेडिकल साइंस। लेकिन डिसमल साइंस का मतलब ये होता है जो आज कंसेप्ट है
इकोनॉमिक्स में, वो कंसेप्ट अगले 5 साल के बाद होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए में जो मार्केट इकोनॉमी फॉलो की गई थी, जो वहां पे कैपिटलिज्म का कंसेप्ट था, और कैपिटलिज्म के कंसेप्ट ने ही 1929 में अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन ला दिया। तो इसका मतलब ये कि अगर उनका कंसेप्ट सही था तो फिर अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया ही क्यों? तो इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ए डिसिमल साइंस। ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बड़े आसानी से बन जाएगा। सो स्टडी ऑफ मनी वनली नहीं, सिर्फ मनी के बारे में बात करता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन वनली नो, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कंजम्पशन के बारे में जो बताया उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। सो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस, मतलब ये कि लिमिटेड रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस है वो सब के सब लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेस का किस तरीके से एलोकेशन किया जाए अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको ही कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ ट्रेड नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड के बारे में ही बताता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो 46 का सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाए या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाए, ये जो आंसर होगा, ये आंसर हमेशा एडम स्मिथ होगा। क्या होगा? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर भी यहां पर थोड़ा सा डिस्कस फिर से कर दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट था ये नॉन मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट था, जिन्होंने ही सोशलिज्म और कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया था। क्लियर? जेएम किन्स, इनको बोलते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इनका ही एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया था 1936 में, और उनकी वजह से ही हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया जाता है आज भी। एडम स्मिथ, इनको ही कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उसको हम लोग बोलते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसी के बुक की हेल्प से ही पूरे अमेरिका की इकोनॉमी चलती थी अप टू 1929 तक, बिकॉज कि 1929 के बाद वहां की जो इकोनॉमी थी वो चेंज हो गई थी। समझ में आ गया होगा। और ये है एल्फ्रेड मार्शल। देखिए, दो तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बात अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक है उनको बोला गया है एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो दोनों अलग अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह बताता है पूरे इंडिया, पूरे नेशंस के जो नेशनल इश्यूज हैं उनके बारे में जो हमें बताया उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, MA। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें बताता है इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल के मैक्सिमम बेनिफिट के बारे में बताता है, इंडिविजुअल के डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता है, उसको ही बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा समस्या है वो ये है कि किन किन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। और अगर यह बात तय हो जाए कि मुझे इस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो आखिर प्रोडक्शन किया कैसे जाएगा, और अगर किया जाएगा तो किसके लिए किया जाएगा। मतलब ये कि इस देश की इकोनॉमी आखिर चलेगी तो कैसे चलेगी, ये एक सबसे बड़ा समस्या है। टैक्स लगाया जाएगा, ये अपनी जगह पर है ना, RBI नियम लगाएगी, ये अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन उससे पहले यह बात तय किया जाएगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी तो कैसे चलेगी, नेचुरल रिसोर्सेज पे किसका अधिकार होगा। ये किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या है। ठीक है, तो क्या है
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों सही है, ठीक है। और ये भी है वाई टू प्रोड्यूस, इसमें तो खैर वाई टू प्रोड्यूस नहीं है, इसमें वाई टू प्रोड्यूस, आखिर हम करें तो क्यों करें, हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ही क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम इस सामान का प्रोडक्शन करते हैं तो इसको हम बाजार में बेचेंगे और हम मुनाफा कमाएंगे, इसलिए करेंगे। सो भले ही यहाँ पे व्हाट है, हाउ है, फॉर है, लेकिन इसके साथ साथ अगर वाई भी रहे, क्यों किया जाए, तो भी सही होगा। सो तीनों के तीनों सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है, Which type of economy is categorized by private ownership and profit motive? देखिए किस तरीके की जो इकोनॉमी है जिसको कैटेगराइज किया गया है प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव, मतलब ऐसा कौन सा इकोनॉमी है जिसमें जिसमें प्राइवेट ओनरशिप, जो प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। देखिए तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो मार्केट इकोनॉमी है ये टोटली कंट्रोल्ड होता है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के द्वारा, पूंजीपति लोगों के द्वारा। ओके, सो पूंजीपति लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपना पर्सनल मैक्सिमम बेनिफिट करें, वो के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, मतलब जो अमीर है वो और अमीर होंगे और जो गरीब होंगे वो और गरीब होंगे। सो यही है प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट ओनरशिप, इसमें वो भी होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा हक पूंजीपतियों लोगों का होता है। तो कौन सा है, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, नहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी नॉन मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है, जिसको ही कहा गया है सेंट्रली कमांड इकोनॉमी। सेंट्रली कमांड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज पे सरकार का हक होता है। सो ये नहीं होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं, हमारी जो देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है, मतलब ये सरकार भी है और पूंजीपति लोग भी हैं। सो ये भी नहीं होगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यस बिल्कुल यही। प्लान्ड इकोनॉमी नहीं, प्लान्ड इकोनॉमी ही एक्चुअल में देखा जाए तो नॉन मार्केट इकोनॉमी है, जिसका कि एक पार्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर को एग्जिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर को एग्जिस्ट करता है, एक साथ एग्जिस्ट करता है? ओनली प्राइवेट सेक्टर, नो। ओनली पब्लिक सेक्टर, नो। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, यस। हमारे देश में आपको लगता है कि ये जो मोबाइल फोन है, नेटवर्क है, ये सरकार दे रही है? नहीं, ये तो प्राइवेट लोग दे रहे हैं। जूता, शर्ट, ये डिजिटल बोर्ड प्राइवेट लोग दे रहे हैं, लेकिन सड़क कौन दे रहे हैं? सरकार दे रही है। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, यही है मिक्स्ड इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज रेडी टू रिप्लेस वन कमोडिटी विथ अनदर कमोडिटी विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? ठीक है, मतलब ऐसा क्या है, किस रेट पे कोई व्यक्ति एक कमोडिटी को छोड़कर दूसरा कमोडिटी एक्सेप्ट कर सकता है? देखिए इसके लिए सबसे एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, प्लेजर। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी टाइप का कमोडिटी यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि वह उस सामान से सेटिस्फाई है। ओके, यदि वो उस सामान से सेटिस्फाई है तो इसको ही हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। और अगर जितना सेटिस्फैक्शन इस कमोडिटी से हो रहा है, अगर ठीक उतना ही सेटिस्फैक्शन किसी दूसरे कमोडिटी से हो जाए तो हम लोग, वो व्यक्ति उस सामान को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर रिप्लेस कब नहीं करेगा? रिप्लेस तब नहीं करेगा जब यूटिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर है? सो अगर इसका आंसर देखा जाए तो हम लोग जरा बात करते हैं सारे ऑप्शन पे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है।
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जरा समझिए, ये एक कंसेप्ट है। डिमिनिशिंग भी कंसेप्ट है और एक मार्जिनल नाम का वर्ड यूज होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जरा मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं। सपोज कीजिए कि किसी की सैलरी एक लाख है और अब किसी महीने में अगर 10,000 रुपया वो घूस कमा लेता है, तो ये जो 10,000 रुपया घूस है वो उसको एक एक्स्ट्रा प्लेजर देगा, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन देगा। इसको ही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो कोई व्यक्ति एक कमोडिटी को यूज कर रहा होगा और वो दूसरा कमोडिटी यूज करेगा, ठीक है, वो तभी होगा जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डिमिनिशिंग बिल्कुल अलग बात है। एक है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बात यहाँ पर यह है कि इसके लिए तो फिर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। नहीं तो क्वेश्चन में यह कह रहा है कि रिप्लेस कर दे एक कमोडिटी को किसी दूसरे कमोडिटी से, सिर्फ यहां पे सेटिस्फैक्शन होगा। अगर सेटिस्फैक्शन सेम होगा तो वो चला जाएगा, वो उस कमोडिटी को यूज कर लेगा। सो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अगर दोनों में यूटिलिटी सेम होगा, सेटिस्फैक्शन सेम होगा, तो वो रिप्लेस कर देगा। सिंपल सी बात है। अभी ये मार्जिनल वाले पे क्वेश्चन आएगा भी डिमिनिशिंग पे, और ये डिमिनिशिंग जो कंसेप्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये कल के वीडियो में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया हूं। वो वाला वीडियो देखिएगा तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, ठीक है, मतलब बाकी फैक्टर अनचेंज्ड है। द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी में इंक्रीज, मतलब किसी भी गुड्स का डिमांड कब इंक्रीज करेगा? सिंपल सी बात है, किसी भी गुड्स का डिमांड कब इंक्रीज करेगा? मान के चलिए ये एक गुड है, ठीक है, वस्तु है, इसका डिमांड कब इंक्रीज करेगा? इसका डिमांड इंक्रीज तब करेगा जब या तो इसका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा तो इसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज, इसका डिमांड तभी होगा अगर ये अच्छा सामान है, तो इसका डिमांड तभी बढ़ेगा जब मेरे पास पैसा होगा। मान के चलिए डिफेंडर सबको पता है कि डिफेंडर इज वेरी अल्ट्रा लग्जरियस कार, ये हमें पता है। तो उस डिफेंडर का डिमांड अच्छा तो है, लेकिन उसका डिमांड तभी तो राइज करेगा ना जब मेरे पास खरीदने के लिए पैसा होगा। जब मेरे पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो वो बेच के ही क्या करेगा, क्योंकि उसका बिकेगा नहीं, उसके गाड़ी का कोई डिमांड ही नहीं होगा। तो जब तक पैसा नहीं होगा लोगों के पास, तब तक किसी भी गुड्स का डिमांड नहीं होगा। सो ये दो बिग फैक्टर हैं किसी भी गुड्स का डिमांड बढ़ने के लिए। क्वेश्चन अब बन जाएगा आपसे। पहला है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट आर्टिकल। क्या बोल रहा है? क्या रहा है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट आर्टिकल। देखिए सब्स्टिट्यूट आर्टिकल, जैसे मान के चलिए कि मैं चाय पीना पसंद करता हूं, ठीक है, तो चाय का सब्स्टिट्यूशन क्या है? कॉफी है। तो मान के चलिए किसी भी वजह से अगर चाय महंगा हो गया, तो चाय के कंपैरिजन में कॉफी क्या है? सस्ता हो गया। तो मैंने बोला कि ये अगर सस्ता हो गया तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो चाय के कंपैरिजन में कॉफी सस्ता हो गया, इसलिए कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये बात सही है कि अगर किसी सब्स्टिट्यूट आर्टिकल का अगर प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब समझिएगा कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। ये कह रहा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, इसको हम समझाते हैं एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए ये मार्कर वाला पेन है और ये पेन पे लिखने वाला, कॉपी पे लिखने वाला पेन है, ठीक है। ये दो आर्टिकल हैं।
मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चाय वाला, भी जस्ट चाय वाला एग्जांपल लिया हूं। मैं ये कहता हूं चाय तभी बनेगा जब आपके पास चाय पत्ती होगा, चीनी होगा। बिना चीनी का भी चाय बन सकता है। बहुत लोग को डायबिटीज होता है तो वो बिना चीनी का ही चाय पीते हैं। तो अगर आपके पास चाय पत्ती है तो चाय बन जाएगा। सपोज कीजिए अगर चाय पत्ती महंगा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चाय महंगा हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब ये कि अगर कोई गुड किसी भी दूसरे गुड पे डिपेंडेंट है और वो गुड अगर महंगा हो जाएगा तो ये वाला भी महंगा हो जाएगा। अगर चाय पत्ती महंगा हो गया तो चाय महंगा होगा ही होगा। इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। ये बात समझ में आ गई? अगर हम ये कहें कि गेहूं का आटा और हमने कहा रोटी, तो गेहूं के आटे से ही ना रोटी बनेगा। तो यदि गेहूं का आटा महंगा हो जाएगा तो रेस्टोरेंट में रोटी ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। यही है कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लगता है, क्या लगता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट? नहीं ना। अगर चाय पत्ती महंगा हो गया तो चाय महंगा हो गया। तो चाय महंगा होगा तो क्या डिमांड इंक्रीज कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगा। डिमांड तो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट में डिमांड कब बढ़ेगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट का ही दाम महंगा हो गया तो उसका तो दाम महंगा होगा ही होगा। तो डिमांड कहां बढ़ने वाला? डिमांड तो घट जाएगा ना। ठीक है। तीसरा है द गुड्स आर इंफीरियर क्वालिटी एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखिए इंफीरियर का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि ये आपके लेवल का सामान नहीं है। ठीक है। पहले डीबीसी खा लेते थे, दाल भात चोखा खा लेते थे, क्योंकि आप उसमें जो आप तैयारी करते थे, जॉब नहीं करते थे। लेकिन अब आप एसडीएम बन गए हो, अब आपको डीबीसी पसंद नहीं है। अब आप ब्लैकबेरी का ही शर्ट पहनते हो। पहले पटना जंक्शन के बाहर शर्ट पहन लेते थे, लेकिन जब आप एसडीएम बन गए हो तो पटना जंक्शन के बाहर का शर्ट आपके लिए क्या है? इन्फीरियर है, अच्छा नहीं है, उसे घृणा कर रहे हो। ठीक है। तो आपका इनकम अगर राइज करेगा तो आपका जो इन्फीरियर गुड्स है उसका तो डिमांड घट जाएगा ना। ठीक है। इसीलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्वेश्चन है कि किसी भी गुड्स का डिमांड कब राइज करेगा। अब चौथा है इट्स प्राइस डिक्रीज। स्वाभाविक सी बात है, अगर इसका प्राइस घटता है तो इसका डिमांड बढ़ेगा। सो ये सही है। सो 1 and 4, 1 and 4 का मतलब क्या हो गया? ए। इसका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 and 54। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो कई बार आ गया है, 2-3 बार आ चुका है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है और अगर नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस जगह करते हो तो उस नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल दूसरी जगह तो नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो अगर उस नेचुरल रिसोर्सेस का यूज आप एक जगह किए हो तो उसकी वजह से जो आउटकम्स आया और ये वो आपका चूजन ऑप्शन है, तो देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन था वो आपसे मिस हुआ। तो ये जो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन था जिसको कि आप भूल गए, उसके लिए कहीं ना कहीं एक आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यस यही है आपका करेक्ट आंसर है। मॉनेटरी कॉस्ट ओनली नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। सो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जिसको कि आप भूल गए, उसको ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक में आपका क्या है? मैक्रो है और एक में आपका माइक्रो है। ठीक है। समझते हैं दोनों को वन बाय वन। सपोज कीजिए एक रिलायंस इंडस्ट्री है। इस रिलायंस इंडस्ट्री में जो मुकेश अंबानी जी हैं वो कुछ भी करे, लेकिन जो इसका टारगेट होगा वो टारगेट होगा उनके और उनके अपने परिवार का पर्सनल मैक्सिमम बेनिफिट, यही होगा। वो कहीं भी
ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर का काम तो नहीं करेंगे, मानव एवं जन कल्याण का कार्य तो नहीं करेंगे। वो हमारे लिए रोड तो बना के नहीं देंगे, वो हमारे लिए हॉस्पिटल बना के तो नहीं देंगे। क्लियर है? तो एक ऐसा इकोनॉमिक्स जो बात करता है एक इंडिविजुअल की, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक ऐसा इकोनॉमिक्स जो पर्सनल मैक्सिमम बेनिफिट की बात करता है, उसको ही बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक ऐसा इकोनॉमिक्स जहां बात होती है डिमांड एंड सप्लाई की। किसकी बात होती है? डिमांड एंड सप्लाई की। मार्केट में जिस चीज का डिमांड होगा, सप्लाई उसी चीज का वो लोग कैपिटलिस्टिक लुक करते हैं, उसको ही बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक है समष्टि बोलते, उसको क्या बोलते हैं? समष्टि। मैक्रो को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो किसी भी देश के नेशनल इश्यूज के बारे में बताता है ना, जो पूरे नेशन एज ए होल की समस्याओं के बारे में बताता है, उसको ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हमारे देश की समस्या क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में अगर जो हमें बताए, उसको ही कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अब बड़े आसानी से बन जाएगा। सो किसके बारे में बोल रहा है? माइक्रो के बारे में बोल रहा है। तो डील्स विथ इकोनॉमी एज ए होल नहीं, इकोनॉमी एज ए होल तो मैक्रो हो जाएगा। स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, यस, ये बात तो सही लग रहा है। फोकसेस ऑन नेशनल इनकम नहीं, ये भी नेशनल इश्यूज का पार्ट है। डील्स विथ इन्फ्लेशन नहीं, ये भी नेशनल इश्यूज का पार्ट है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हाँ बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने के साथ साथ करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट वेरिएबल्स? एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन। मतलब जो बात कर रहे हैं समग्र, पूरे मतलब नेशनल एज ए होल, पूरे नेशन की समस्या के बारे में बताए, पूरे देश की समस्या के बारे में जो आपको बताए, वो कौन सा इकोनॉमिक्स की शाखा बता रहा है? मतलब माइक्रो बता रहा है या मैक्रो बोल रहा है? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नो, ये तो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। मैक्रो, यस, ये बात सही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 टू 65। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, उस बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग रेफरेंस बुक के क्वेश्चन और जो हमारे PYQ हैं, ये सारे फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द नेशनल इनकम। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।